देखो स्टूडेंट्स, आज हम महिला एवं बाल अपराध के टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि पुलिस पेपर में बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। महिला एवं बाल अपराध, बच्चों से संबंधित भारतीय दंड की धाराएं। धारा 82। इस धारा के अनुसार 0 से 7 वर्ष की आयु वर्ग वाले बालक द्वारा कोई भी किया गया अपराध की श्रेणी में नहीं जाएगा, क्योंकि इस वर्ष तक के बच्चे की मानसिक क्षमता इतनी व्याप्त नहीं होती है कि वे समझ पाए कि अपराध क्या होता है। धारा 83। इस धारा के अनुसार 0 से 12 वर्ष आयु वर्ग के लिए बच्चों द्वारा यदि कोई अपराध किया जाए तो उसे अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं करेंगे यदि बालक मानसिक रूप से विकृत हैं। आगे है धारा 166B। इस धारा के अनुसार यदि कोई भी पीड़ित व्यक्ति चिकित्सक के पास इलाज के लिए जाए और उसका इलाज करने से मना कर दिया जाए तो इस अपराध के लिए CRPC की धारा 357 के अनुसार 1 साल की सजा का प्रावधान होगा। आगे है धारा 305। किसी भी बालक द्वारा आत्महत्या व आत्मदाह का प्रयास करना अपराध माना जाएगा। इसकी सजा 7 साल की होगी। धारा 326। किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ, तेजाब आदि से किसी भी व्यक्ति पर हमला करना अपराध माना जाएगा। सजा 10 वर्ष। धारा 326A। इस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि जानबूझकर तेजाब या किसी अन्य रासायनिक पदार्थ से हमला करता है तो कानून संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार आजीवन कारावास का प्रावधान है। आगे धारा है 326B। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा तेजाब इत्यादि से हमला करने का प्रयास करे तो न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान होगा। धारा 369। इस धारा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा शिशु का अपहरण इस उद्देश्य से किया गया हो कि शिशु का कोई भी शारीरिक अंग चुराया जाए तो यह अपराध होगा। इसकी सजा 5 वर्ष की होगी। अब आगे हम पढ़ते हैं बच्चों के लिए ऑनलाइन पोर्टल। 1 नंबर, खोया पाया ऑनलाइन पोर्टल। इस ऑनलाइन पोर्टल पर यदि किसी बच्चे का अपहरण हुआ हो तो उससे संबंधित शिकायत यहाँ दर्ज करवाई जाती हैं। यदि किसी बालक जिसका पहले अपहरण किया गया हो उसकी सूचनाएं भी यहीं प्राप्त होती हैं। यह पोर्टल 2 जून 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया। आगे हैं 2 नंबर पे स्वयं ऐप। 12 जनवरी 2017 से शुरू महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसमें बच्चों से संबंधित सभी योजनाओं का विवरण होता है। 3 नंबर पे है विद्यालक्ष्मी। यह ऑनलाइन पोर्टल बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए बनाया गया है। यह पोर्टल RTE 2009 के अंतर्गत संचालित है। आगे आता है बाल श्रम कानून। बाल श्रम निषेध और नियमन संशोधन अधिनियम 2016। इस अधिनियम के अंतर्गत बालक की उम्र के पड़ाव 0 से 15 वर्ष आयु वर्ग बालक और 15 से 18 वर्ष किशोर, 18 से अधिक वयस्क। इस अधिनियम में बच्चों की 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। फर्स्ट, 14 वर्ष की आयु पूर्ण न करने तक बच्चे को किसी भी प्रकार के कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। 2 नंबर, ऐसा बालक जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तथा 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो उसे खतरनाक या जोखिम भरे कार्यों में न लगाया जाएगा। अधिनियम में जुर्माने का प्रावधान। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करे तो न्यूनतम 20,000 और अधिकतम 50,000 रुपये जुर्माना होगा तथा न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 2 वर्ष अथवा दोनों का प्रावधान हो सकेगा। यदि अपराध की पुनरावृत्ति हो तो न्यूनतम सजा 1 वर्ष तथा अधिकतम 3 वर्ष होगी। यदि अभिभावक या माता पिता द्वारा यदि बाध्य किया जाए तो वे भी दोषी होंगे। अभिभावक को पहली बार माफ कर देते हैं तथा दूसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
सरकार को यह अधिकार है कि वह नियम बनाकर 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कार्य करने की अवधि या कार्य करने के प्रकार का निर्धारण कर सकती है। अपराध में न शामिल की गई श्रेणियां। परिवार तथा पारिवारिक व्यवसाय में स्कूल के बाद बच्चा सहयोग कर सकता है यदि व्यवसाय खतरनाक न हो तो। श्रव्य दृश्य उद्योग, फिल्म उद्योग में यदि वह सुरक्षा के सभी मानक पूरे करे। खेल गतिविधियों में भाग लेना, सर्कस गतिविधियों पर पूर्णतः पाबंदी है। बाल किशोर श्रम पुनर्वास नीति, इस विधि में जुर्माने की राशि जमा की जाती है। इसका प्रयोग पीड़ित बच्चे के पूर्व नाम के लिए किया जाता है। बाल श्रम से जुड़े हुए अनुच्छेद। अनुच्छेद 23 बाल श्रम व मानव व्यापार का निषेध। अनुच्छेद 24 खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम बच्चों की नियुक्ति निषेध। आगे है अनुच्छेद 34 बालकों के विकास की नैतिक जिम्मेदारी का अधिकार। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। आगे हम पढ़ते हैं बाल श्रम रोकने के लिए चलाए गए अभियान के बारे में। बाल कौशल योजना, मजदूरी से शिक्षा की ओर अभियान, बचपन योजना, भीख मांगने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए योजना। बाल श्रम की स्थितियाँ। बालक को शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक नियुक्त नहीं किया जा सकता। सप्ताह में 1 दिन अवकाश होना भी जरूरी है। अधिकतम 6 घंटे कार्य करवाया जा सकता है, विश्राम समय जोड़कर। लगातार 3 घंटे कार्य पर 1 घंटा विश्राम अनिवार्य है। किशोर न्यास अधिनियम 2015, यह अधिनियम 1 दिसंबर 2015 को लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 19 तथा 39 के तहत बच्चों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आगे नोट लगा के लिखना। बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1098। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 10 जनवरी 2007 को मंजूरी। उद्देश्य भारत में बढ़ते बाल विवाहों को रोकने के लिए यह अधिनियम 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह से पहले पुरुष की आयु 21 वर्ष तथा लड़की की आयु 18 वर्ष होना आवश्यक है। सजा 2 वर्ष की तथा 1 लाख का जुर्माना उल्लंघन करने पर। यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह की सूचना देता है तो उसे इनाम दिया जाता है। बाल विवाह में उपस्थित होना या सम्मिलित होना भी दंडनीय अपराध है। सजा 2 साल की और 1 लाख रुपए का जुर्माना। जब बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को लागू किया गया तब शारदा एक्ट 1 अप्रैल 1930 को लागू। बाल विवाह अवरोधक अधिनियम 28 सितंबर 1929 को आया। 1929 को निरस्त कर दिया गया। आगे पढ़ते हैं पोक्सो एक्ट 2012 में लागू हुआ। यौन अपराधों से बच्चों का सुरक्षा अधिनियम 19 जून 2012 को यह अधिनियम पारित हुआ। 14 नवंबर 2012 को यह अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बालक के रूप में परिभाषित किया गया है। उद्देश्य बच्चों के यौन अपराध जैसे यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, अश्लील चित्रण आदि से बालक को सुरक्षा प्रदान करने हेतु। यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ है और वह उसकी सूचना निकटवर्ती थाने में न दे तो उसे 6 माह के कारावास तक दंडित किया जाएगा। अपराध की श्रेणियाँ। देखो, अपराध की श्रेणियों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है लैंगिक हमला, सजा न्यूनतम 3 वर्ष अधिकतम 5 वर्ष। दूसरा है गुरुतर लैंगिक हमला। तीसरा लैंगिक प्रवेशन हमला। 4 नंबर पे गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला और 5 नंबर पे लैंगिक
उत्पीड़न। अब आगे हम इसको परिभाषा के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। लैंगिक हमला परिभाषित 7 में सजा, धारा 8 में। गुरुतर लैंगिक हमला न्यूनतम सजा 5 वर्ष और अधिकतम सजा 7 वर्ष। लैंगिक प्रवेशन न्यूनतम 7 वर्ष, अधिकतम उम्र कैद। गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला सजा न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम सजा उम्र कैद। लैंगिक उत्पीड़न सजा न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम सजा उम्र कैद। अब आगे हम इसकी धारा पढ़ते हैं। धारा 3 प्रवेशन लैंगिक हमला और धारा 4 प्रवेशन लैंगिक हमला सजा का प्रावधान। धारा 5 में है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, धारा 7 में लैंगिक हमला और धारा 8 में लैंगिक हमला सजा का प्रावधान। धारा 11 लैंगिक उत्पीड़न परिभाषित। धारा 12 में लैंगिक उत्पीड़न के लिए सजा का प्रावधान। धारा 13 बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए। धारा 14 अश्लील प्रयोजनों के लिए सजा का प्रावधान। न्यूनतम सजा 5 वर्ष और अधिकतम सजा 10 वर्ष की होगी। बच्चों के साथ 30 दिनों के अंदर प्राप्त किए जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम का दुरुपयोग करता है अर्थात गलत शिकायत दर्ज करवाता है तो उसके लिए 6 माह की सजा का प्रावधान है। नोट: अपराध की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस स्टेशन में विशेष किशोर पुलिस इकाई में करवाई जाएगी। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 24 घंटे में पुलिस इसकी सूचना विशेष न्यायालय में तथा बाल कल्याण समिति को देगा। उसके बाद पुलिस संरक्षक की भूमिका अदा करती है। बच्चे को तत्काल अस्पताल ले जाया जाता है या बच्चे के लिए आवास की व्यवस्था की जाती है। बालक की संपूर्ण देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय बनाने का प्रावधान है। इन विशेष न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकार तथा उच्च न्यायालय की सिफारिश से होता है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय घोषित किया गया है। न्यायालय सुनवाई को 1 वर्ष में पूरा करेगा तथा सुनवाई पूर्ण से गोपनीय तथा बंद कमरे में होगी। सुनवाई में बच्चे के साथ अभिभावक या अन्य कोई विश्वास पात्र साथ हो सकता है। मीडिया अगर प्रावधानों का उल्लंघन करे तो 6 माह की सजा का प्रावधान है। विशेष न्यायालय की अनुमति लेकर मीडिया बच्चे से संपर्क बना सकती है। अगर अपराध किसी बच्चे के द्वारा किया गया हो तो उसकी सुनवाई किशोर न्यास अधिनियम 2000 के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा राज्यपाल अधिकार संरक्षण आयोग इस अधिनियम की निगरानी रखेंगे तथा प्रावधानों को क्रियान्वित करेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत अश्लील चलचित्रों तथा चित्रों का संग्रहण भी अपराध माना गया है। यदि यह अपराध बच्चों के निकट संबंधी में या किसी ऐसे व्यक्ति ने जिस पर बच्चा विश्वास करता हो या किसी सरकारी अफसर ने या चिकित्सक ने किया है तो वे भी अपराधी की श्रेणी में आएंगे। मानसिक रूप से अस्वस्थ बालकों के साथ होने वाले अपराध को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। न्याय की प्रक्रिया बच्चे के अनुकूल होनी चाहिए। राज्य सरकार इस अधिनियम के संरक्षण हेतु एक विशेष लोक अभियोक्ता की नियुक्ति करता है। आगे हम बढ़ते हैं बच्चे को प्राप्त अधिकार, यानी बच्चे को कौन कौन से अधिकार होते हैं। न्यायिक कार्रवाई के दौरान बालक की भावना या मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, सहज या मैत्रीपूर्ण वातावरण प्राप्त करने का अधिकार, कार्यवाही व कमरे में करवाने का अधिकार। यदि एक बालक अन्य बालक के साथ लैंगिक अपराधों का दोषी है तो न्यायिक कार्यवाही किशोर न्यायिक बोर्ड जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के द्वारा की जाएगी। यदि बालक दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ निम्न आदेश पारित किए जा सकते हैं, जैसे
समझाइश व उचित सलाह देना, अच्छे आचरण की सलाह देना, समूह वार्ता में भाग लेने का आदेश, न्याय संगत सेवा करने का आदेश देना, सुधार गृह में भेजना और सशर्त रिहाई का आदेश। अब आगे है अधिनियम में उल्लेखित संस्थाएं और उनके दायित्व। बाल कल्याण संस्था दायित्व: सूचना प्राप्त होते ही बालक का संज्ञान लेना और बालक को ग्रहण करना, अनाथ परित्यक्त तथा अभ्यंपित बालक की संपूर्ण कार्यवाही तथा जांच के बाद मुक्त करने की घोषणा, बालक को समस्त कानूनी सेवाओं को उपलब्ध करवाना, धारा 17 के सभी मामलों की कार्यवाही करना। आगे है केंद्र व राज्य सरकार। इसका दायित्व है विशेष न्यायालयों की स्थापना करवाना, अधिनियम की कमियों को दूर करना, अधिनियम के प्रति जागरूकता फैलाना, अधिनियम के बारे में प्रशिक्षण देना। आगे है न्यायालय। न्यायालय का दायित्व है कार्यवाही को 1 साल पूरा करे, न्यायिक प्रक्रिया के दौरान मैत्रीपूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाना, बच्चों की मर्यादा को व्यवस्थित रखने का कर्तव्य है, पीड़ित के अधिकारों का संरक्षण करना, त्वरित न्याय प्रक्रिया संपन्न करना। आगे हम पढ़ेंगे पोक्सो एक्ट में दिए गए संशोधन। 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार की सजा उस व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए। 12 वर्ष से अधिक तथा 16 से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार करने पर 20 वर्ष कारावास या उम्र कैद या फांसी। अब आगे पढ़ेंगे अपराध की श्रेणियां। लैंगिक हमला: यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का शारीरिक यौन उत्पीड़न के उद्देश्य से किसी भी बालक के साथ दुष्कर्म का प्रयास करना, या जब कोई व्यक्ति लैंगिक आशीष से किसी बालक के निजी अंगों को स्पर्श करता है अथवा बालक के स्वयं के अथवा किसी अन्य व्यक्ति के निजी अंगों को स्पर्श करने के लिए कहता है अथवा ऐसा करने का दबाव बनाता है, तो यह लैंगिक हमला होता है। 2 नंबर पे गुरुतर लैंगिक हमला: जब यह कृत्य किसी लोक सेवक के द्वारा किया जाता है तो लैंगिक हमला यदि किसी सरकारी विभाग के कर्मचारी द्वारा या चिकित्सक विभाग के अधिकारी द्वारा अथवा किसी भी प्रकार के सरकारी कर्मचारी द्वारा यह किया जाता है तो यह गुरुतर लैंगिक हमला कहलाता है। 3 नंबर पे है लैंगिक प्रवेशन: यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपना निजी अंग या शरीर का कोई अन्य अंग या कोई वस्तु बालक के मुंह है, गुद्दा या मूत्र मार्ग या बालक के किसी अन्य निजी अंग में प्रवेश करवाता है तो यह लैंगिक प्रवेशन हमला कहलाता है। 4 नंबर पे है गुरुतर लैंगिक प्रवेशन: जब लैंगिक प्रवेशन हमला किसी सेवक अथवा सरकारी के द्वारा किया जाए तो इसे गुरुतर लैंगिक प्रवेशन कहते हैं। 5 नंबर पे है यौन उत्पीड़न: यदि कोई व्यक्ति लैंगिक आशय से बालक के साथ निम्न में से कोई कार्य करे, लैंगिक शब्द अथवा गाली का प्रयोग, बच्चे को पोर्न सामग्री दिखाना अथवा बच्चे की पोर्नोग्राफी बनाना, बच्चों की पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री ढूंढना अथवा देखना अथवा किसी अन्य व्यक्ति को भेजना, किसी सामाजिक नेटवर्क पर बच्चे को लैंगिक आशय से प्रदर्शित करना, किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रदर्शन करना, किसी बालक का अशोभनीय या अश्लील प्रदर्शन करना, किसी बालक का वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में प्रवेशन या उसके बिना करना, अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चों इस्तेमाल करना। आगे हम पढ़ेंगे RTE 2009, राइट टू एजुकेशन 2009, शिक्षा का अधिकार पत्र 2009। इसका पूरा नाम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ये RTE अधिनियम लागू क्यों किया गया, इसके बारे में हम विवरण से पढ़ेंगे। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए
और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए मौलिक अधिकार की व्यावहारिक क्रियान्विति के लिए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देने के लिए 1870 में इंग्लैंड में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू किया था। यह विश्व का पहला देश था और 1960 में बड़ौदा रियासत के शासक सियाजी गायकवाड़ ने अपनी रियासत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का आयोजन किया। यह भारत में पहला प्रयास था। 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने संपूर्ण भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करने की बात कही, जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। 1 दिसंबर 2002 को 86वां संविधान संशोधन करके शिक्षा को भारतीयों के लिए 6 से 14 वर्ष हेतु मूल अधिकार के रूप में घोषित किया, जिसका उल्लेख भाग 3 अनुच्छेद 21A में है। मौलिक अधिकार की व्यावहारिक क्रियान्विति के लिए RTE एक्ट 2009 का निर्माण किया। भारत विश्व में 135वां देश था जिसने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का आयोजन किया। RTE एक्ट की कानूनी प्रक्रिया 20 जुलाई 2009 को बिल राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। 4 अगस्त 2009 को बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति महोदय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने हस्ताक्षर किया। 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू हुआ। जम्मू कश्मीर और राजस्थान को छोड़कर 29 मार्च 2011 को राजस्थान विधानसभा ने आवश्यक संशोधन करके प्रस्ताव पारित किया। 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 लागू हुआ। धार्मिक शिक्षण संस्थानों, मदरसों तथा ईसाई मिशनरियों में RTE लागू नहीं है। RTE एक्ट की संरचना RTE एक्ट में 7 अध्याय, 38 धाराएं व 1 अनुसूची है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लेना। पहला अध्याय RTE एक्ट की प्रस्तावना, अध्याय 2 नंबर। RTE एक्ट का विस्तृत उल्लेख अध्याय 3 में समुचित सरकार के अधिकारी वर्ग, माता पिता के अधिकार एवं दायित्व। अध्याय 4 में विद्यालय के मानक शिक्षक के अधिकार, दायित्व या शिक्षक की योग्यता। अध्याय 5 में पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले अधिकारियों के अधिकार एवं दायित्व। अध्याय 6 में बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 का उल्लेख, जो बच्चों के अधिकारों को संरक्षण देता है। अध्याय 7 समुचित सरकार के अधिकार तथा प्रकीर्णन दिए गए हैं। सबसे छोटा अध्याय पहला अध्याय है और सबसे बड़ा अध्याय चौथा अध्याय है। अब बढ़ते हैं, इतनी देर तो अध्याय पढ़े और अब बढ़ते हैं धाराएं, जो कि 38 धाराएं हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धारा 1 RTE एक्ट का विस्तृत उल्लेख और धारा 2 में RTE की शब्दावलियों का उल्लेख। धारा 3 समुचित सरकार का यह दायित्व है कि वह निःशुल्क शिक्षा का आयोजन करे, यह बालक का अधिकार होगा। धारा 4 यदि कोई बालक शिक्षा की मुख्य धारा से हट जाए तो स्थानीय प्रशासन, विद्यालय प्रशासन व स्थानीय अभिभावक समुचित व समन्वित प्रयास करते हुए बालक को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करें तथा बालक को आयु वर्ग के अनुसार प्रवेश दिया जाता है। धारा 5 प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक यदि कोई बालक अपने विद्यालय का स्थानांतरण के साथ बालक के सभी अधिकारों का स्वतः ही स्थानांतरण हो जाता है, RTE को छोड़कर, यह धारा स्वयं का ही विरोध करती है। धारा 8 समुचित सरकार का दायित्व है कि वह संपूर्ण अधिनियम को लागू करे। धारा 9 समुचित सरकार के अधिकारी वर्ग, अधिकार एवं दायित्वों का उल्लेख। धारा 10 माता पिता के अधिकार एवं दायित्व। धारा 11 आयु वर्ग 1 से 5 तक के लिए बचपन की देखभाल की जिम्मेदारी सरकार की होगी। धारा 12 निजी शिक्षण संस्थानों को आदेशित करती हैं कि वे अपने विद्यालय की कक्षा प्रथम की कुल छात्र संख्या के 25% सीटों पर निर्धन वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षण प्रदान करेगी, नहीं कि विद्यालय की कुल छात्र संख्या पर आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण 8 वर्षों के लिए लागू होगा। आरक्षण 6 से 14 वर्षों के लिए लागू होगा।
एक बार आरक्षण का लाभ छोड़ देने पर दोबारा आरक्षण पद प्राप्त नहीं होगा। यदि कोई विद्यालय संगठन एलकेजी, यूकेजी तथा प्रीप जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करता है तो आरक्षण 3 से 11 वर्ष तक तथा कक्षा 5 तक मिलेगा। आरक्षण के बदले में सरकार विद्यालयों को पुनर्भरण राशि प्रदान करेगी। धारा 13, इसके अनुसार प्रवेश के समय किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क तथा शिक्षक शुल्क नहीं लिया जाएगा। धारा 13 में अधिनियम को निःशुल्क बनाती हैं। धारा 14, प्रवेश के समय बालक से आवश्यक प्रमाण पत्रों की मांग नहीं की जाएगी। धारा 15, प्रवेश की अंतिम तिथि 3 सितंबर है, लेकिन फिर भी बालक को प्रवेश वर्ष पर्यंत दिया जाएगा। धारा 16, बालक को किसी भी स्तर पर रोका नहीं जाएगा, उसका ठहराव या अवरोहन नहीं किया जाएगा, अर्थात फेल नहीं कर सकते। धारा 17 में बालक का शारीरिक व मानसिक शोषण नहीं किया जाएगा। धारा 21, प्रत्येक विद्यालय में एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी स्कूल प्रबंधक समिति का गठन किया जाएगा। धारा 22 में एसएमसी विद्यालय विकास योजना का निर्माण करेगी। धारा 24, शिक्षक के दायित्व। धारा 25, छात्र शिक्षक का अनुपात। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक 40 छात्रों पर एक अध्यापक होगा। कक्षा 6 से 8 तक 35 छात्रों पर एक टीचर होगा। धारा 23, शिक्षक के अधिकार व योग्यता। धारा 26, किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षक पद रिक्त नहीं हो सकते। इसी धारा के कारण यह अधिनियम राजस्थान में देरी से लागू हुआ। धारा 30, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा। 31, धारा 31 में बालक के अधिकार हनन के संबंध में शिकायत की प्राप्ति। धारा 32, अधिकारी द्वारा शिकायत का सत्यापन, निदान एवं निवारण। धारा 33 में केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन जो बालक के अधिकारों की सुरक्षा देगी। धारा 34, राज्य सलाहकार परिषद का गठन जो बालक के अधिकारों को सुरक्षा देगी। धारा 35 से 38, सरकार की धाराएं जिसमें सरकार को अधिकार है कि वे संपूर्ण अधिनियम में परिवर्तन का प्रावधान करती हैं। आगे हैं किशोर न्याय अधिनियम 2015 बालकों की देखरेख व संरक्षण हेतु। सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम 1980 में आया था, जिसे 2000 में लागू किया था। इसमें 2006 व 2011 में संशोधन किया गया। 2015 में इस अधिनियम में पूर्ण रूप से संशोधन करके बनाया गया। संरचना। अध्याय 10, धाराएं 112। इस अधिनियम की नियमावली 2016 में आई। उद्देश्य, बच्चों के साथ बढ़ती घटनाएं, अपर्याप्त सुविधाएं, देख रेख एवं पूर्वाभास की गुणवत्ता। 16 से 18 वर्ष के बालकों में बंद रहे अपराधों की संरचना आदि को रोकने के लिए। किशोर न्याय अधिनियम का दायरा। परिभाषा। मानवीय समाज में मानव के व्यवहार की औचित्य व अनुचित्य को निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम को विधि कहते हैं। विधि के प्रकार। प्राकृतिक विधि, वे नियम जो प्राकृतिक सिद्धांतों पर उचित व अनुचित आचरण के सिद्धांत प्रतिपादित करते हो प्राकृतिक विधि कहलाती हैं। जैसे नैतिकता, नीतिशास्त्र। धार्मिक विधि, वे नियम जो धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक प्रथाओं व परंपराओं के अनुसार बनाए जाते हैं। धार्मिक विधि, वे नियम जो धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक प्रथाओं व परंपराओं के अनुसार बनाए जाते हैं। धार्मिक विधि जैसे हिंदू विधि, मुस्लिम विधि। आदेशात्मक विधि, ऐसी विधि जो राज्यों के द्वारा लागू की जाती है, अर्थात राज्य सरकार द्वारा अध्यारोपित नियमों का समूह है। संवैधानिक विधि, नियमों का वह समूह है जो संवैधानिक अधिसत्ताओं के द्वारा जारी किया गया आदेश। नागरिक विधि, देश की व्यवस्था के अनुसार देश में प्रचलित नियमों का समूह है जो देश के नागरिकों के संबंध में लागू होते हैं। नागरिक विधि कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि, जब विभिन्न देशों के प्रतिनिधि
अंतर्राष्ट्रीय विधि। जब विभिन्न देशों के प्रतिनिधि परस्पर संबंधों को स्थापित करने के लिए आपसी सहमति से नियम बनाते हैं, ऐसे नियमों का समूह जो समझौते के पक्षकार देशों पर लागू हो अंतर्राष्ट्रीय विधि कहलाती है। फौजदारी तथा दीवानी विधि। दीवानी मामलों से संबंधित नियमों का वह समूह है। दीवानी विधि तथा फौजदारी मामलों से संबंधित नियमों का समूह है फौजदारी विधि कहते हैं। आपराधिक मामलों से संबंधित मामलों को फौजदारी विधि कहते हैं। संपत्ति से संबंधित मामले दीवानी विधि में आते हैं। अपराध। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो यह उल्लंघन अपराध कहलाता है। चाहे यह सामाजिक नियम हो चाहे संवैधानिक कानून के नियम तो तोड़ना अपराध होता है। अपराध का रिकॉर्ड NCRB रखता है। NCRB की फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, हिंदी में राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो। NCRB हमेशा गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में NCRB महानिदेशक RR वर्मा है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे कल के टॉपिक हम पढ़ेंगे विधि यानी महिला विधि। हम बाल अपराध को पूरा पढ़ेंगे क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।